Arm wrestling is not just a fun sport, it checks your consistency, patience, and training. Our today's guest is Mr. Krishna Pratap Rajput, who is national level arm wrestling champion and also represented India in Asian level arm wrestling championship. We talked about methods, training, and why this type of sports are not growing in India. He explained how arm wrestling trains your entire body and the diet you should follow, and how gym helps in arm wrestling. Audio experience of this show is available on Spotify. Enjoy the show. आर्म रेसलिंग के फील्ड में कैसे आया? आर्म रेसलिंग की फील्ड में कैसे आया? हाँ। तो ये बात है 2023 मई की। मेरे 10th बोर्ड चल रहे थे, तो उतने टाइम में ना होली का रहने वाली दिन की बात है जस्ट ये। हाँ। मैं दोस्तों के साथ घूम रहा था उस दिन। मैं देखता हूँ साइड में एक कोई चैलेंज कर रहा था, होली का मास्क लगा के, मंकी मास्क बोलते हैं। वो लगा के चैलेंज कर रहा था, आर्म रेसलिंग beat me in arm wrestling and win 1,000 rupees. That I was like, I should try because I am watching arm wrestling from 2018. I know that this is a sport. That have a technique. There was a technique, multiple techniques. हाँ। Not like that कि भाई ऐसा हाथ रख रहा है तू, हाथ नहीं रखते, केवल ऐसा हाथ पीछे रखते हैं, ऐसा नहीं। मेरे को पता था कि कैसे क्या बेसिक होता है, खेलते हैं। हाँ। पर मैं इन जेन्युइन पहली बार ऐसे सामने में टेबल देखा, वो देखा, सोचा आई शुड ट्राई। तो मैं गया, मैं ट्राई किया। ऑब्वियसली मेरे को थोड़े बहुत टेक्निक्स पता थे, पर पहली बार खेल रहे तो अप्लाई नहीं होता है वो चीज। और सामने वाले जो खेल रहे थे वो वेल टेक्निक प्लेयर थे और स्ट्रेंथ थी अच्छी, तो उनसे तो खैर मैं जीत नहीं पाया। तो वहां के थ्रू मेरे को पता लगा कि ये स्पोर्ट इंडिया में भी होता है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है और हमारे राजनांदगांव में भी हो रहा है। एक बात बता कि इंडिया में आर्म रेसलिंग के लिए उतनी ज्यादा वॉचिंग ऑडियंस क्यों नहीं है? इंडिया में आर्म रेसलिंग के लिए वॉचिंग ऑडियंस क्यों नहीं है? देखो बेसिकली जो इंडिया की ऑडियंस है ना, वो तुमको सिर्फ एक ही स्पोर्ट में मिलेगी, क्रिकेट बस। और मेन इसका वॉचिंग ऑडियंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पब्लिसिटी नहीं होता इंडिया में। क्रिकेट गेम के अलावा और किसी गेम का पब्लिसिटी उतना है ही नहीं। कहीं नहीं। हमारे पास फुटबॉल के इतने अच्छे प्लेयर्स है, कुछ उनकी वो नहीं है, कुछ यहाँ पे हो नहीं पाता है। हॉकी में इंडिया एक टाइम में टॉप का था, वर्ल्ड चैंपियन थी। नेशनल गेम बोलते हैं इंडिया को, इंडिया का हॉकी है। पर वॉचिंग कितनी है, कितने लोग देखते हैं? कोई, हम खुद भी देखते। हाँ, आज के टाइम में अगर किसी से पूछ दोगे ना विराट कोहली कौन है, रोहित शर्मा कौन है, सब बता देंगे। किसी से पूछेंगे ना ध्यानचंद कौन है, कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, जनरली लोग नहीं बता पाएंगे, लोगों का आइडिया नहीं है। तो और आधा मेन ये हो जाता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट। क्रिकेट में गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट है, क्यों? क्योंकि वहां पे अर्निंग है। जहाँ पे अर्निंग है वहां पे सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये है कि क्रिकेट की ऑडियंस ऑल ओवर इंडिया में है, ये आर्म रेसलिंग या फिर बाकी जो भी स्पोर्ट्स है उनकी नहीं है उसमें। आर्म रेसलिंग का उतना पब्लिसिटी नहीं है, बट स्टिल वर्ल्ड में अभी नंबर 1 में इंडिया है व्यूज के मामले में। आर्म रेसलिंग में? हाँ। अच्छा। जो बिगेस्ट है इंडिया का प्रो पंजाबी, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज है। अच्छा। ईस्ट वर्सेस वेस्ट क्या होता है आर्म रेसलिंग में? ईस्ट वर्सेस वेस्ट इज द बिगेस्ट इवेंट, बिगेस्ट इन द व्यू ऑफ माने ऑडियंस नहीं, पे आउट के मामले में। लाइक जैसे मैंने सर्च किया था गूगल में, जितना ही मैंने सर्च किया, सो ईस्ट वर्सेस वेस्ट इज यूएफसी ऑफ आर्म रेसलिंग। हाँ, यू कैन से दैट ही इज द यूएफसी ऑफ आर्म रेसलिंग। वहां पे ऑडियंस इतनी बिगेस्ट है करके नहीं, वो बिगेस्ट है क्योंकि वहां पे पे आउट्स मिलते होते हैं। आपको बताता हूं मैं पे आउट्स। जैसे कि लास्ट ईयर का मैच हुआ था डेवन वर्सेस लेवान, ठीक है। दे आर द माने बोथ नंबर 1 एंड नंबर 2 का। लेवान सेकंड इज द नंबर 1 आर्म रेसलर करेंटली एंड डेवन लैरेट इज द सेकंड पोजीशन। दे आर फाइटिंग फॉर द नंबर 1 पोजीशन फॉर द सेकंड टाइम। उसके पहले भी उनका मैच हुआ था, डेवन हार गया था उसमें। उसके बाद उन्होंने फिर फाइट किए थे, तो उनको डेवन को वो मैच खेलने के लिए $50,000 मिले थे। $50,000? हाँ, 45 में। 45 है। तो फिर उतने एक मैच जीतने के लिए? जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए। अच्छा, सिर्फ खेलने के लिए? खेलने के लिए भाई 45 लाख मिले, सिर्फ खेलने के लिए मैच? हाँ। 45 लाख कम होते हैं, $50,000। आपको कैसे मालूम पड़ता है एज ए प्रोफेशनल आर्म रेसलर who's competed in Asian and national level
और कैसे मालूम पड़ता है कि सामने वाले की रिस्ट ब्रेक होने वाली है, उसका लॉक, उसकी रिस्ट ब्रेक होने वाली है? It's completely depends on your game. There was a two type of game, hook and top roll. Hook माने you are going inside. हाँ Inside माने you have to contain like that माने this part will attach to the opponent side like that, supinate. Or in top roll you don't allow opponents to supinate. You have to open. हाँ I play top roll. I will get to know that he can't hook me. हाँ Because I will feel my position. If I am feeling my position that my hand is steady, हाँ हाँ ready go occurs. My hand is still straight, हाँ and he is trying to hook, but my hand is not budging, little bit. हाँ हाँ I know that. I got it. I will just pull back and roll my body because I got my position. This is my position, straight hand. If I got the position, I will roll with my body. हाँ. From there, I will get to know that he can't. As you said, pronation. What is the importance of pronation and cupping over bicep training in arm wrestling? It is no arm wrestling is not just a bicep game. You don't have to pull it like that. Bicep. What is bicep? Pulling that. This is the only movement that occurs by bicep. हाँ. You cannot win by pulling that. You have to take पूरा overall control लेना पड़ता है. कि पूरे उसके बॉडी का कंट्रोल लेना पड़ता है अपनी तरफ. You have to take overall all the control of your hand, हाँ. opponent's hand. और ये basically forearm. No, it includes fingertips हाँ to back muscles. हाँ हाँ हाँ. In arm wrestling, you have to use your muscles from fingertips to hold back, to pull. If I am playing, I don't have to just pull like that. That side go, ready go. It's not like that. It's like that. पीछे खींच के एंड उसके बाद झुकाना. पूरा होल मूवमेंट होता है बॉडी के साथ. हाँ तो ये जो मूवमेंट है हाँ. वो सिर्फ बाइसेप से नहीं होगा. इस पे रोटेशन से इन्वॉल्व होते हैं. पूरे यहाँ पूरे आर्म के एंड पीछे बैक के पूरे ऐसे इन्वॉल्व होते हैं ना, पूरा खींचने के. हर एक मसल से इन्वॉल्व होते हैं. हाँ. मेनली ये गेम ना ही क्या बोलते हैं बाइसेप्स का है, हाँ ना प्रोनेशन का है, ये सब का है. ये सब चीज का गेम है. इसमें सब चीज की इंपॉर्टेंस है. ऐसा नहीं है कि जिसका कपिंग ओवर जाता है, प्रोनेशन जाता है, हाँ. वो बड़े बाइसेप वाले को हरा देगा. हाँ. इट्स डिपेंड्स, क्योंकि इट्स अबाउट गेम अबाउट डिपेंड्स रहता है इसका सारा गेम. जैसे कि बड़े बाइसेप्स है ना, हाँ. ये पुलिंग मूवमेंट है. तो अगर तुम बड़े बाइसेप्स वाले के सामने खेल रहे हो, तुम टॉप रोल खेल रहे हो बड़े बाइसेप्स वाले के सामने, हाँ. तो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि टॉप रोल एक ऐसा वो है, हाँ. टेक्निक है जो तुम अपने बड़े से अपोनेंट को हराने के लिए भी खेलते हो. बड़े से बड़े अपोनेंट्स को हरा देते हैं. क्यों? क्योंकि उसके बाइसेप का अटैक नहीं करते, उसके रिस्ट पे अटैक करते हैं, जहां से वो अपने पावर को एक्सेस कर पाता है. टॉप रोल डोमिनेट करता है पूरे गेम को. हाँ. पूरे गेम को. Even in the current top 5 arm wrestlers, हाँ. there was not a single chance of a hooker. In the current top 10, there was not single a hook. There was not a single game जो hook खेलता हो. कोई प्लेयर नहीं. Everyone used to play just the top roll. हाँ. Top roll dominates in current area. And what about like जब स्टेप अप्लाई होता है, वो हाँ. स्टेप पूरा अप्लाई होता है जब, हाँ. तब पूरे गेम का डायनामिक, पूरे गेम का सिचुएशन कैसे बदल जाता है? स्टेप्स के अप्लाई होने से बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैं खेलता हूँ, मेरे पास सामने वाले से ज्यादा अच्छा बाइसेप्स है, प्रोनेशन है, बैक प्रेशर है, और सामने वाले का फिंगर अच्छा है और मेरा फिंगर उतना अच्छा नहीं है, तो वो अपने फिंगर से दबा के मेरे को मार सकता है. हाँ. पर अगर स्लिप हो गया बाई चांस, मैंने स्लिप करा दिया, उसके गेम स्टेप्स में जाएगा. स्टेप्स पे फिंगर पावर होते हैं कि स्लिप के बाद अप्लाई कर देते हैं. हाँ, एक ही स्लिप के बाद. स्लिप डिपेंड करता है क्या होता है. अगर लूजिंग पोजीशन में स्लिप हो रहा है, हाँ. तो विनर दे देते हैं. इंटेंशनल स्लिप करा रहे हैं तो फाउल दे देते हैं. हाँ. जेन्युइन स्लिप हुआ रहता है हाथ स्टार्टिंग तो स्टेप होता है फिर. हाँ हाँ तो उसके बाद मेन और स्टेप लगने के बाद गेम चेंज क्यों हो जाता है, हाँ. क्योंकि अगर आप बिना स्टेप के खींच रहे हो, हाँ. तो आपको पाम से पूरे फिंगर से पकड़ के खींचना पड़ता है. हाँ. तो जैसे मेरा उतना पावर नहीं है पाम में, तो ऐसा फिंगर से पकड़ के खींचो, तो मेरा बिना स्ट्रैप के मेरा गेम नहीं है. पर स्ट्रैप लगते क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे स्ट्रैप लगता है, हाँ. तुम अपने फोरआर्म से खींच रहे हो, बैक खींच रहे हो, तो वो पुलिंग मूवमेंट है, एक लॉक कर देता है वो. हाँ.
तो खींच रहे हो, तुम्हारे फोर आर्म से खींच रहे हो, तुम फिंगर से पकड़ के नहीं खींच रहे हो। हाँ। तुम्हारा भले ये एरिया वीक हो पर ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, तुम यहाँ से पूरा डायनेमिक चेंज कर सकते हो। तो ऐसा और स्टेप में टेक्निक्स बहुत मैटर करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो नए प्लेयर्स रहते हैं ना, हाँ वो स्टेप में होता है ना, जिनको एक्सपीरियंस नहीं रहता है ना, उनका बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि स्टेप ऐसा चीज है, समझ नहीं आता वो पावर कहाँ से लगा है। स्टेप ऐसा चीज है जो एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर होगा ना, हाँ वो सामने वाले का अगर गेम जान लिया तो वो स्टेप में ग्रिप अपने हिसाब से अगर एडजस्ट कर लिया तो सामने वाला प्लेयर अपना एक्सेस ही नहीं कर पाता है पावर। हाँ तो इसी कारण स्टेप में ये हो जाता है, डोमिनेंस आ जाता है पूरे गेम में। हाँ। अच्छा एक बात बताओ कि व्हाट इज योर माइंडसेट बिफोर गोइंग टू द गेम? डजंट मैटर कि आप नॉर्मल प्रैक्टिस में खेल रहे हो या फिर स्टेट में खेल रहे हो, नेशनल खेल रहे हो या फिर एशियन खेल रहे हो, किसी में भी माइंडसेट क्या रहता है गेम स्टार्ट होने से पहले और जब गेम स्टार्ट होने वाला तब? हाँ, मेरा माइंडसेट ये रहता है कि जो भी है मेरे को जीतना है। हाँ मेरा हाथ डाउन नहीं होना चाहिए। हाँ सामने वाले का अपोनेंट है, भले वो रिस्पेक्ट ना करे या करे, मेरे को रिस्पेक्ट करना है, एक स्पोर्ट्समैनशिप लेके चलना है और डोमिनेट करना है कि जीतना है मैच में, मतलब जीतना है, जीतना है। हाँ। रिकवरी जो होती है मैच के बाद, उसके स्टेप्स क्या रहते हैं? बेसिक स्टेप की वो हर आर्म रेसलर को फॉलो करना नहीं होता है। हर आर्म रेसलर को फॉलो करना होता है। ये जो बेसिक्स ये होते हैं सबसे पहले कि जैसे कि मेरे स्टेट कंपटीशन है, हाँ। एक हफ्ते में मेरे स्टेट है, मेरी तैयारी चल रही है, लगभग प्रेप में मेरा रहा है 2 महीने का प्रेप रहा है। हाँ। एक हफ्ते बाद मेरे स्टेट्स है, हाँ। तो मैं एक हफ्ते पहले हैवी वेट मारना बंद कर दूंगा ताकि मेरे मसल सोर ना हो, कोई इंजरी का चांस ना हो। हाँ। उसके बाद मैं हैवी वेट मारना कम कर दूंगा, मैं वेट कम कर दूंगा, रेप्स बढ़ा दूंगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, रिकवरी अच्छी होगी। 2 दिन पहले स्टेट के कंप्लीट ट्रेनिंग बंद, हाथ को रेस्ट। स्टेट खेले, स्टेट बाई चांस ऐसा गया कि तुम्हारा हाथ डैमेज हो चुका है अच्छा खासा, हाँ। रिकवरी की जरूरत है, तो इसमें रिकवरी के लिए ऐसा है कि सिर्फ रेस्ट से कुछ नहीं होता, क्योंकि आर्म रेसलिंग ऐसा गेम है जिसमें मसल से ज्यादा लिगामेंट टेंडेंस ये इन्वॉल्व रहते हैं, और लिगामेंट टेंडेंस तक ब्लड फ्लो ऐसे ही नहीं पहुंच पाता, वहां पे ब्लड फ्लो बहुत कम रहता है, तो रिकवरी नहीं हो पाती। तो वहां पे रिकवरी के लिए हमको ब्लड फ्लो ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आइसिंग करनी पड़ती है, वार्म करना पड़ता है उसको, ताकि वो एरिया पे ब्लड फ्लो करे। कम वेट से ज्यादा रैप मारना, रेजिस्टेंस पुलिंग, ये सब करके वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ता है ताकि टेंडेंस और लिगामेंट रिकवर हो। अब रेसलिंग के लिए, आर्म रेसलिंग के लिए स्टेप्स क्या रहते हैं फ्रॉम बिगिनिंग टू द वर्ल्ड लेवल? जैसे क्रिकेट में रहता है पूरे, वैसे आर्म रेसलिंग में क्या रहते हैं? आर्म रेसलिंग में पहले डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, हाँ। देन जो डिस्ट्रिक्ट में जो गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट है स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट होते हैं। हाँ। स्टेट चैंपियनशिप के जो सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट है हाँ। वो नेशनल्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, और नेशनल के सिल्वर और गोल्ड वर्ल्ड और एशियन के लिए सिलेक्ट होते हैं। एशियन और वर्ल्ड के लिए। हाँ, और इसमें प्राइज मनी क्या रहती है? प्राइज मनी डिपेंड ऑन द कंपटीशन। यूजुअली जो स्टेट्स और नेशनल कंपटीशन होते हैं, हाँ। ये प्राइज मनी कंपटीशन, ये फेडरेशन कंपटीशन होते हैं। हाँ। फेडरेशन गेम्स में प्राइज मनी नहीं रहता, प्राइज मनी कंपटीशन अलग होते हैं। हाँ। जैसे कि कोई पावर लिफ्टिंग इवेंट हो रहा है, जैसे कि इंडिया में एक तो कभी बहुत फेमस इवेंट है शेरू क्लासिक, वो बॉडी बिल्डिंग, आर्म रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग सब कराता हाँ, सब कराता है, है। एक पूरा एक्सपो इवेंट कराता है वो। तो वैसे जब इवेंट हो रहे हैं ना, वो सब होते हैं प्राइज मनी। हाँ। तो फेडरेशन से होता है पूरे, एंड फेडरेशन ही इनकी पूरी फंडिंग करती है, प्लेयर्स को भेजना, प्लेयर्स की डाइट, प्लेयर्स का रहना, नहीं, वो सब खुद का रहता है। सब खुद का रहता है। अच्छा, मतलब ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इंडिया में स्पोर्ट की पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं है या फिर स्पोर्ट में पर्टिकुलर प्लेयर्स नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है। आप सिर्फ आर्म रेसलिंग नहीं, हाँ। आप कोई सा भी स्पोर्ट दिखा रहे हो, इवन क्रिकेट, क्रिकेट में भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अंटिल अनलेस आप रणजी खेल रहे हो, आईपीएल खेल रहे हो, हाँ, वहां तब तक आपको खुद करना पड़ेगा, खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा इंडिया में। एक आर्म रेसलर को जिसको अपना फ्यूचर बनाना है आर्म रेसलिंग में, वर्ल्ड लेवल में खेलना है, उसको क्या डाइट इंटेक रखनी पड़ती है? क्या डाइट इंटेक रखनी पड़ती है? इंक्लूडिंग जिम। इंक्लूडिंग जिम। हाँ। If like I am ready for preparing for world championship or like that, I am playing at a world level and I am preparing for that, and I also do gym apart from arm wrestling. हाँ। Apart from arm wrestling, तो मेरे को अपना बॉडी वेट
लेना पड़ेगा। बॉडी वेट जैसे कि मेरा है 64, हाँ तो मैं आर्म रेसलिंग भी कर रहा हूँ और जिम में कर रहा हूँ अपना बॉडी एक्सरसाइजेस। तो मेरा 64 है, इसका मेरे को डबल अपना प्रोटीन इंटेक रखना है 128 ग्राम। हाँ 128 ग्राम मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक करना है। और अगर मेरे को अभी बल्क करना है, अगर मेरे को अपना वेट बढ़ाना है, तो मैं कैलोरी इंक्रीज करके खाऊंगा, सरप्लस में खाऊंगा। कैलोरी सरप्लस में खाऊंगा माने मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 2700 कैलोरी, पर मैं खाऊंगा 3100 कैलोरी। वेट गेन हो। हाँ हाँ सिंपल सा बात। वही। और इसमें आर्म रेसलिंग माने ऐसा है, पावर लिफ्टिंग से सिमिलर है। हाँ हमको प्रोटीन में उतना ध्यान नहीं देना है। जैसे कि माने हमारा डबल निकालेगा अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो 128 लेना चाहिए हमको कायदे से। पर अगर हम जिम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए कार्ब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा 90 ग्राम प्रोटीन इंटेक भी जा रहा है, दैट्स इनफ, क्योंकि हम मसल सोर नहीं कर रहे, हमारे मसल सोर नहीं होते, हमारे ट्रेन होते हैं बस। हाँ? सिर्फ मसल ट्रेन होते हैं। हमारे मसल उतने सोर नहीं होते, हाँ हमारे टेंडन्स वगैरह होते हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स। हमको कार्ब चाहिए रहता है ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए मसल में, ताकि वो ट्रेनिंग में अच्छे से हेल्प कर सके। हाँ इसी कारण हमारे कार्ब्स में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हेल्दी कार्ब्स। कार्ब्स तो हेल्दी आते हैं, पर सोर्स हेल्दी होना चाहिए। कार्ब्स के चक्कर में बढ़िया ऑयल वाले पराठे फेल दिए, ऐसा नहीं, हेल्दी खाना है। Okay, so top 5 players, best players of arm wrestling in India and in world. Okay, first I will talk about India. Currently, player name Mozai Saidu from Kerala. He is a CA and he works in Dubai. But he is originally from Kerala. He is the number one arm wrestler. He is CA and he is currently the number one arm wrestler in India. Currently in arm wrestling. He works in Dubai, but his hometown in Kerala. So अभी इंडिया की तरफ से ही खेलते हैं वो। हाँ, इंडिया की तरफ से खेलते हैं। और अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाले हैं, वो उसमें 90 केजीज में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हो रहे हैं मुंबई में। हाँ। And second is Yuvraj Verma from Delhi. Yuvraj Verma from Delhi. Is currently second ranked officially in the India. Third, I think it's Dara Singh Handa. Dara Singh. Dara Singh Handa. हाँ He is a legend of an Indian arm wrestling. हाँ He got the strongest hook in India, and he earned that title. by his techniques and fourth Fourth, Abhas Rana. Abhas Rana. Fifth, Siddhant Katuria. Siddhant Katuria. Katuria. He is a 90 kg arm wrestler. 90 kg, same as first one. No. First one is a super heavyweight player, but he is cutting down to 90 kg for world championship. Okay. And Yuvraj Verma is also from super heavyweight category. Dara Singh Handa is from 100 kg category. Abhas Rana is from super heavyweight. And Siddhant Katuria is मतलब कितना होता है arm wrestling में? open category, 100 plus. 100 plus कितना भी हो फिर वो हाँ। 105, 120, 130 को फर्क ही पड़ता है। हाँ, नहीं 105 plus. 105 प्लस। हाँ। अच्छा। वर्ल्ड में टॉप वर्ल्ड में करेंटली तुम ऐसा ग्रेटेस्ट पूछ रहे हो कि करेंटली बोल रहे हो? currently top 5 best players. Currently top 5 best players. हाँ Number one is the obviously Levance Saganashvili, Georgian Hulk. हाँ He is dominating from last 6 years, 7 years. From last 7 years, he never lost one match. Devon Shelby. He never lost one single round. He never got pinned. हाँ माने he starts that go. He never got that side of the table. He is always in that side of the table, winning side. From last year, no one was able to pin me. From last 7 years. Second is obviously Devil Eric currently. He dominated and rushed through top 5 arm wrestler like nothing. Third, currently it is hard from currently. I'll go with Vitaly Lalitin. He is a Russian arm wrestler and multiple time world champion. But officially, Arvind Gasparini is ranked above him. But I think Vitaly has a better chance now. Fourth is Arvind Gasparini. Fifth, I have to take a look. For that, fifth.
It's hard to guess. I think in fifth position it's Michael Todd. Michael Todd. He's a gatekeeper to top 5. If anyone can defeat him, they will get in top 5. अच्छा, समझ गया. He's gatekeeping top 5. From how many years? Huh? From how many years? From last 1 year. ओके, अब ये बताओ कि जिम एक आम रेसलर को कैसे हेल्प करता है? जिम में काम रेसलर को कैसे हेल्प करता है? हाँ. जिम में बेसिकली हमारी वेट ट्रेनिंग होती है. हम्म. हम अपने टेबल जो प्रैक्टिस है, टेबल प्रैक्टिस, हाँ. वो बेसिकली टेक्निक्स के लिए होते हैं. हाँ. कि हमको अपना स्ट्रेंथ कैसे अप्लाई करना है टेबल पे. हाँ. वो स्ट्रेंथ बिल्डअप के लिए नहीं होते, वो टेक्निक बिल्डअप के लिए होते हैं. टेक्निक बिल्डअप कर लेंगे, हाँ. पर टेक्निक कर लिए उसके टेक्निक में स्ट्रेंथ लाना है. हाँ. तो स्ट्रेंथ के लिए हमको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्पेसिफिक पोजीशन, स्पेसिफिक वो आर्म रेसलिंग के लिए. हाँ. तो जैसे कि मैं टॉप रोड खेलता हूँ, हाँ. तो मैं टॉप रोड में जो पोजीशन पे खेलता हूँ वो पोजीशन में मुझे ट्रेन करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. हाँ. पर्टिकुलर वेट उठा के. हाँ, पर्टिकुलर वही एक सिंपल एक टॉप रोड कोई एक्सरसाइज ले लो, हाँ. हाँ. उस पे वेट मारो, अच्छा. उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पे आप ज्यादा वेट मारो, फिर वो चीज टेबल पे अप्लाई करो. टेबल प्रैक्टिस और वेट ट्रेनिंग दोनों कैसे मैनेज करते हैं? टेबल प्रैक्टिस और वेट ट्रेनिंग. हाँ. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. हाँ. मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, अभी लास्ट पे बताता हूँ. मेरा एक स्टूडेंट रहा है प्रभाकर पांडे. इज अ जेनेटिकली गिफ्टेड 6'1" and 105 kg. 600 105 kgs. Pure monster, हाँ. not a fat monster, muscle monster. हाँ. Genetically gifted. He has a very big head, 6'1" and 105 kg. He's like a bouncer. And he is just 17-year-old. 17 years old. अरे भाई. तो उसके लिए मैंने शेड्यूल किया था. उसका एक स्पेसिफिक सुपर मैच था, उसने डोमिनेट किया है 2-0 से. हाँ. तो उसके लिए मैंने उसको ट्रेनिंग कराया था. तो बिगिनर्स के लिए तो पहले मैं ये कहूंगा, पहले टेक्निक में ध्यान दें. हाँ. जैसे कि संडे को हफ्ते में एक दिन वो टेबल प्रैक्टिस करें. हाँ. संडे. उसके बाद टेक्निक उनका डेवलप हो गया, समझिए. हाँ. बिगिनर है, टेक्निक डेवलप हो गया, तो संडे को एक कंटिन्यू टेबल प्रैक्टिस रखे. हाँ. मंडे अगर वो जिम करते हैं तो चेस्ट कर ले, हाँ. चेस्ट का वर्कआउट कर ले. फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करें. थर्सडे को रेस्ट दे दे. हाँ. फिर फ्राइडे और सैटरडे को आर्म रेसलिंग का वर्कआउट करें. जो फ्राइडे और सैटरडे का वर्कआउट रहेंगे ना, हाँ. उसकी इंटेंसिटी ट्यूसडे और वेडनेसडे के वर्कआउट से कम रहनी चाहिए. क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को वर्कआउट किया, उसके संडे को तुम टेबल प्रैक्टिस के लिए गए, हाँ. तो तुम्हारा हाथ उतना भी ज्यादा सोर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इतना ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए कि इंजरी हो जाए. प्रैक्टिस ना रखो. हाँ, प्रैक्टिस ना रखो. हाँ. अच्छा. जो यूजुअली जो रहते हैं वो बिगिनर्स के लिए ही है, ये बिगिनर्स के लिए. बाकी जो टॉप लेवल एथलीट्स है उनके अलग होते हैं, उनके ट्रेनिंग हाँ. के मेथड्स अलग रहते हैं. बाकी ये जो 4 चीज है, हाँ. ये चीज मैं प्रभाकर को कराया था मैंने. और मैंने उसका तो इसमें इतना ही नहीं कराया था उसको. इवन जो ट्यूसडे और वेडनेसडे, हाँ. उसके बाद जो रेस्ट रहता है ना थर्सडे को, हाँ. मैंने उसको थर्सडे को रेस्ट नहीं दिया, उसको थर्सडे को टेबल प्रैक्टिस कराया. क्यों? ही इज जेनेटिकली गिफ्टेड, बिकॉज़ उसके हाथ उतना सोर होता ही नहीं था टेबल प्रैक्टिस में, एंड ही नीड्स दैट टेबल कंट्रोल. इतना बड़ा आदमी कैसे होगा? हाँ, इतना उसका साइज है, हाँ. तो उसका जो टेक्निक है ना वो अच्छे से बैठ नहीं पाता था. तो उसको हफ्ते में 2 दिन में टेबल प्रैक्टिस कराता था. शुरू में वो 3 महीने हफ्ते में 2 दिन टेबल प्रैक्टिस किया है. और जनरली लोग एक ही बार करते हैं. हाँ, जनरली एक बार करते हैं, वो बिगिनर्स को रिकमेंड नहीं रहता. पर उसका साइज इतना था, हाँ. उसका कुछ सोर ही नहीं होता था. फर्क नहीं पड़ता. हाँ, उसको 2 बार करना पड़ता था. और जो एक्सरसाइज मैं रिकमेंड करता हूँ बिगिनर्स के लिए, दैट इज चिन अप एंड रेजिस्टेंट पुल. हाँ. ये 2 एक्सरसाइज है जो टॉप लेवल में भी रिकमेंडेड है. हाँ. अगर आप अभी टॉप लेवल किसी आर्म रेसलर से जाकर पूछोगे 70 केजी 80 केजी चैंपियन से, हाँ. कि अगर आप जिंदगी भर सिर्फ एक आर्म रेसलिंग एक्सरसाइज कर पाओ, हाँ. तो तुम क्या करोगे? वो बोलेगा रोप क्लाइंब, हाँ. रस्सी चढ़ना. क्यों? वो तुम्हारे पूरे जॉइंट्स एक्टिव करता है. रस्सी चढ़ते हो, अगर तुम रस्सी चढ़ रहे हो तो तुम्हारा फिंगर से लेके पूरा बैक मसल यूज होगा. हाँ. हाथ के साथ फिर पकड़े, हाँ. पुल करना है, बाइसेप इन्वॉल्व हो गया, हाँ. बैक इन्वॉल्व हो गया. अब पकड़ के तुम पुल कर रहे हो. ये चीज तुम आर्म रेसलिंग में पकड़ के पुल करते हो. हाँ. सेम मसल इन्वॉल्व, सामने से खींचने के लिए. हाँ, सेम मसल इन्वॉल्व होते हैं. तो एक टॉप वर्ल्ड लेवल एथलीट भी यही बोलेंगे. रोप पुलिंग. हाँ. और प्रभाकर का वेट 105 था, हाँ. बस स्टिल मैं उसको वो चीज कराता था क्योंकि वो कर लेता था. अच्छा. और जैसे आर्म रेसलिंग की स्ट्रेंथ वाला गेम है बहुत,
हाँ एक आर्म रेसलर या फिर कोई जो भी ऐसे स्ट्रेंथ वाले गेम्स में है, उसको कितना टाइम जिम में स्पेंड करना चाहिए? जिम में एक बिगिनर को टाइम लगता है एटलीस्ट 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स जिम में उसको स्पेंड करना चाहिए, अगर वो सिर्फ स्पेसिफिक आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग कर रहा है तो। अगर एकदम बिगिनर है तो उसको इतना टाइम नहीं लगेगा, 1 आवर से उसके लिए मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि 1 आवर में एग्जॉस्ट हो जाएगा। अच्छा। जो बिगिनर्स के लिए तो क्योंकि बिगिनर्स के मसल्स उतने मैच्योर नहीं रहते, एडाप्टेड नहीं रहते, तो वो जल्दी सोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। हाँ। तो उनके लिए 1 आवर इज इनफ। अच्छा। 1 आवर में हो जाना चाहिए उनका एक्सरसाइज। एंड यू आर आल्सो अ स्टेट लेवल रेफरी, सर्टिफाइड रेफरी। या सो ऐसी क्या चीजें हैं जो एक रेफरी को टेक केयर, एक रेफरी को लुक ओवर करनी पड़ती है, टेक केयर रखना पड़ता है उन सारी चीजों का, मैच के पहले, मैच की ड्यूरेशन में, मैच के बाद? मैच के पहले ऐसा है कि तुम सबसे पहले एक रेफरी हो, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, तुम्हारे ऊपर बहुत प्लेयर्स का करियर डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजन से, तो तुमको जाना है निष्पक्ष होना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। ये कैसा है, ये मेरे पहचान वाला है, ये मेरे स्टूडेंट है, मैं इसको जिताऊंगा, ये हो करके आपको निष्पक्ष रहना है, क्योंकि आपके डिसीजन के ऊपर सामने वाले का करियर डिपेंडेंट करता है। अगर मैं नेशनल में जा रहा हूँ, ठीक है, अगर ऐसा कर दूंगा कि मेरे प्लेयर है इसको दूंगा, हाँ। सामने वाला बंदा जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाई किया है, मतलब इतना मेहनत करके, उसके स्टेट खेलने गया पैसा लगा के, स्टेट में क्वालिफाई किया, फिर नेशनल के लिए ट्रेनिंग किया, फिर नेशनल क्वालिफाई आया, उसको एक गलत डिसीजन लेके वो उसके पूरे 6 महीने की मेहनत में पानी फेंक दूंगा करियर में। हाँ। तो एक रेफरी का ये रहता है कि जा रहे उसको निष्पक्ष रहना है। ये तो हो गए ये पहले चीज है। ड्यूरेशन। हाँ। दूसरा, एक बहुत जिम्मेदारी पोजीशन है रेफरी से, क्योंकि सामने वाले का करियर ही डिपेंडेंट हो जाता है कभी कभी, तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो इस पे आप चूक नहीं कर सकते। हाँ। इस पे चूक नहीं करना है, और इस पे चूक ना हो करके हाँ। एक साइड रेफरी रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। हाँ। एक मेन रेफरी रहता है, साइड रेफरी रहते हैं, 2 रेफरी रहते हैं हाँ। मैच में। हाँ। और उसके अलावा कैमरास भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि बाय चांस रेफरीज डिसीजन नहीं ले पाए, कुछ चीज उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो उधर कैमरास हेल्प करते हैं रिप्ले करने के लिए। हाँ। और रेफरीज को हर टाइम इमोशनलेस होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं रेफरीशिप कर रहा हूँ, उधर साइड से कोई बोल रहा है कृष्णा, हाँ भाई, ऐसा नहीं, एक इमोशन कंट्रोल में हाँ, होना चाहिए। हाँ। अच्छा, और मैच के बाद कुछ रहते हैं रेफरी रूल्स? मैच के बाद हाँ। मैच के बाद तो रेफरीज के उतने कुछ रोल नहीं रहते, हाँ। बट बी रेस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल हाँ। टू अदर प्लेयर्स, जो जीते हैं या हारे हैं, हाँ। नहीं फर्क पड़ना चाहिए। नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। बी रिस्पेक्टफुल, बी करेजिंग। तुम भले सामने वाला अच्छा नहीं खेला हो, हाँ। उनको तुम कह देते ना कि अच्छा खेल सकते हो, हमारे में ग्रोथ है। हाँ, ये करो वो करो। हाँ। और प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं रेफरी के? रेफरी के प्रोटोकॉल्स सबसे पहले जो रहते हैं स्टेज जाने से पहले, वो उसके प्रॉपर होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं हाँ। रेफरी के। रेफरी टी शर्ट होनी चाहिए, व्हाइट ब्लैक स्ट्रिप, हाँ। देन ब्लैक पैंट एंड फॉर्मल शूज ब्लैक कलर, फॉर्मल शूज ब्लैक कलर, अच्छा। एंड टी शर्ट शुड बी टक्ड इन। वो ये होता है एक रेफरी का यूनिफॉर्म। हाँ। देन प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जो मेन जो रूल्स होते हैं वो होते हैं एल्बो फाउल्स वगैरह, सामने वाले के फाउल देखने हैं। सबसे पहले हम पहले टेबल पे गए, उसके बाद फिर हमको वो बुलाना है, प्लेयर्स को बुलाना है। हाँ। प्लेयर्स के नाम अनाउंस हुए, अपने दोनों आए, दोनों के नाम पहले चेक करने, क्रॉस चेक करने, दोनों सही प्लेयर है, देन स्टार्ट कराना है मैच। हाँ। उनको ग्रिप करने बोलना है, ग्रिप कर रहे, ग्रिप किए, ग्रिप को सही करा के रेडी को बोलना रहता है हमको, एकदम फेयर मेट पर आके। अगर ग्रिप नहीं हो पा रहा है, 30 सेकंड का रूल रहता है उसमें, 30 सेकंड के अंदर ग्रिप किए तो ठीक, नहीं तो रेफरी ग्रिप करवाएगा। देन रेफरी ग्रिप होता है। रेफरी ग्रिप में ऐसा होता है कि हम ग्रिप करा रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसमें अगर तुम मूवमेंट किए तो तुमको फाउल दे दिया जाएगा। अच्छा, मतलब ग्रिप मैच स्टार्ट होने से पहले अगर मूवमेंट हो गया तो फाउल। हाँ, तो फाउल है। हाँ। तो वो एक होता है। उसके बाद अगर मैच स्टार्ट हुआ, स्लिप हो गया, तो उसे स्लिप देखना पड़ता है कि कैसा है। जैसे कि मैं इंटेंशनली स्लिप करा रहा हूँ, अपना फिंगर्स को छोड़ दे रहा हूँ इंटेंशनली, तो फाउल हो जाता है वो।
और उसके बाद क्या होता है मैच, वो मैच नहीं होता। वो एक प्लेयर को एक फाउल मिल जाएगा, हाँ 2 फाउल्स के रहते हैं। हाँ अगर वो एक बार और ऐसी गलती करता है तो उसको 2 फाउल दिए जाएंगे और ओपोनेंट को विनर। अच्छा, अब उसको डिस्क्वालीफाई हाँ डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डिस्क्वालीफाई नहीं, वो फिर लूजर ब्रैकेट में जाएगा। ये एक्चुअली 2 मैच नॉकआउट टूर्नामेंट रहते हैं, जो इसके टूर्नामेंट फॉर्मेट रहते हैं वो नॉकआउट रहते हैं, उसमें 2 चांस मिलते हैं। एक हारे ठीक है, तुम्हारे पास एक चांस बाकी है लूजर्स ब्रैकेट कर में। सकते हो अभी भी। हाँ पर लूजर ब्रैकेट में हारे, दूसरी बात तो तुम्हारे पास चांस नहीं है। अच्छा और जो मेन प्रोटोकॉल्स में यही सब आ जाते हैं, ग्रिपिंग, हाँ फाउल देखना हाँ कि सामने वाले का पैड ग्रिप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, फेयर ग्रिप हो रहा है कि नहीं। आप जो फाउल है ना, आर्म रेसलिंग के फाउल पैड के वैसे होते हैं कि जो तुम्हारा पैड है ना आर्म रेसलिंग का, उससे जो एल्बो है ना वो उठना नहीं चाहिए या फिर वो बाहर नहीं जाना चाहिए। जो वो रहता है इसमें से एल्बो रखते हैं, हाँ। एल्बो पैड, उससे तुम्हारा ना हाथ नहीं उठना चाहिए या फिर बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हाथ उठना और बाहर जाना फाउल होता है। अच्छा, ये सबको ध्यान में रखना रहता है। और सबसे मेन जो एक चीज है ध्यान रखना रहता है वो है ब्रेकिंग पोजीशन। इसके ब्रेकिंग पोजीशन के लिए रूल है, जैसे कि एक रूल ये है कि शोल्डर तुम्हारे एल्बो के नीचे नहीं जाना चाहिए। शोल्डर एल्बो के नीचे नहीं जाना हाँ। चाहिए। Basically in arm wrestling you can use your body weight to drag opponent, हाँ but you cannot drop your shoulder beyond your elbow हाँ because that's a dangerous position. क्यों? इस पोजीशन में तुम्हारा आर्म स्ट्रेट हो जाता है, हाँ। वो एक ब्रेकिंग पोजीशन हो जाती है। तुम्हारा आर्म इससे ज्यादा खुलेगा नहीं, हाँ। पर तुम इससे ज्यादा खोलने का ट्राई कर रहे हो, वो खुलेगा नहीं, डायरेक्ट टूटेगा। हाँ, और वो सामने वाला खींच ही रहा है आपको, हाँ तो उसमें ब्रेक करने का आ जाता है। हाँ, तो तो उसके नीचे मैच वो एक इंजरियस पोजीशन है। हाँ तो हमने वो पोजीशन में उठा के फाउल दे देना है, अच्छा वो फाउल हो जाता है इंजरियस हाँ, पोजीशन। अच्छा। एंड वो कैसी क्या 5 एक्सरसाइज जो आप बोलोगे किसी को कि अगर आपको आर्म रेसलिंग करनी है, आपको आर्म रेसलिंग खेलनी है, हाँ। तो आपको ये 5 एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। 5 exercises I would recommend first rope climbing, हाँ chin up, finger push up, dips and cupping. These are the 4 main exercises. हाँ, कभी क्या होती है? Cupping is an actually wrist curl. From that you can strong your wrist. अच्छा, ऐसे वेट पकड़े तो वेट ऊपर नीचे खींचते हैं। हाँ सिर्फ wrist का मूवमेंट है वो। हाँ 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 wrist है, जैसे कि डंबल पकड़ा मैंने, हाँ, डंबल को ऐसे नीचे किया, ये सिर्फ रिस्ट। wrist अच्छा, cupping. ठीक है। It is the most important factor of arm wrestling. Okay. You are also a state level swimming player. क्या? ठीक है। So what made you to choose arm wrestling over swimming? Arm Except wrestling- वो मुंह में पानी आ गया था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, except that. Except that That नहीं। that देखो बेसिकली स्विमिंग में होता क्या था, हाँ स्विमिंग में जो एक जो फील होता है ना कम्पीट करने का, हाँ हाँ वो आता नहीं था कि उसपे तुम ऐसा स्टार्ट करो और अपना पर्सनली पूरा जाओ और आओ, हाँ और एक तो कॉम्पिटिटिव उतना लगता नहीं था। और आर्म रेसलिंग ऐसा है, कि लोग चीयर अप कर रहे हैं। नहीं आर्म रेसलिंग ऐसा है कंप्लीट 1v1 है हाँ। विदाउट फाइटिंग। तुम वहां पे अपना कंप्लीट रेज निकाल सकते हो, गुस्सा निकाल सकते हो हाँ विदाउट किसी को हाथ लगाए, मतलब मारे बिना। हाँ 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 वो एक ऐसा स्पोर्ट हो जाता है ना 1v1 करेंटली। स्विमिंग ऐसा नहीं है। हाँ। स्विमिंग में तुमको अपना पर्सनल बेस्ट देना है, जैसे कि तुम्हारा पर्सनल बेस्ट का क्या बोलते हैं 38 सेकंड, सामने वाले का 39 सेकंड। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि तुम सामने वाले को देख देख के अपना कर रहे हो, तुम अपना पर्सनल बेस्ट ही जाओगे। जाते ही जाओगे, हाँ। उसके बाद मालूम पड़ेगा। हाँ। और आर्म रेसलिंग में सीधा 1v1 हो जाता है। हाँ हाँ तो एक जो आर्म रेसलिंग जो फील देता है ना, हम्म। वो स्विमिंग में नहीं आती कॉम्पिटिटिवनेस की। हाँ, अच्छा। एंड which sport require more strength or more stamina, swimming or arm wrestling? स्विमिंग इज ऑल अबाउट फ्लूइड कटिंग, माने वाटर को कट करके कैसे आगे बढ़ने स्पीड से, उस पे भी तुम्हारे मसल्स यूज होते हैं, पर एंडोरेंस के ज्यादा गेम है वो। हाँ और स्टेमिना इसमें मैटर करता है ज्यादा, हाँ। मसल्स उतने मैटर नहीं करते स्ट्रेंथ वगैरह किसमें? स्विमिंग में। स्विमिंग में। हाँ तो एज कंपेयर टू स्विमिमिंग, आर्म रेसलिंग इज अ लॉट हार्डर गेम। हार्डर गेम। हाँ, अच्छा। I think arm wrestling is a lot harder game. Even we have lesser muscle group than हाँ। swimming. हम्म। We only required from
that part to that part. That's it. But in swimming, we need full body. Hmm. But still, arm wrestling is hard from my point of view. Sure. I competed in both. I can say that arm wrestling is harder than this. Harder than swimming. Yeah. And what about judgment of society? कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो, बेसिकली आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर हो, आर्म रेसलिंग, जिम एंड स्विमिंग. सो सोसाइटी का जजमेंट क्या रहता है बिफोर एंड आफ्टर प्लेइंग इन एशियन लेवल, विनिंग एशियन लेवल, विनिंग स्टेट लेवल? सोसाइटी का जजमेंट क्या रहता है पहले और उसके बाद? पहले और उसके बाद खैर मैं ऐसा किसी सिंगल का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर्टिकुलर पर्सन का. मेरी 12th की बात है ये. हाँ. हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा. ही वाज लाइक दैट, स्पोर्ट खेल तो क्या ही हो जाएगा, 1 मेडल लाए, 2 मेडल लाए और 3 मेडल लाओगे तब जाके कोई सरकारी नौकरी मिलेगी. हाँ. क्या ही हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करो, स्पोर्ट मत खेलो. हाँ. उनका ये रहता था. वो खैर जानते नहीं थे मेरे को कि उनको ऐसा लगता था मैं ऐसे ही खेला होगा कुछ भी. बस मन करता है तो शौक के लिए खेलता है. हाँ मैंने ऐसे ही खेला होगा, स्टेट नेशनल ऐसी कुछ भी. हाँ. देन अचानक भयानक एक हफ्ते बाद हम्म. मेरी न्यूज में खबर आती है हमारे लोकल पेपर में कि ये स्कूल का बच्चा नेशनल लेवल आर्म रेसलिंग खेला और एक एशियन लेवल आर्म रेसलिंग के लिए सिलेक्ट हुआ है. हाँ, नॉमिनेट हुआ है. वो जिस दिन न्यूज में पेपर छपा था उस दिन मैं स्कूल लेट से गया था. और उतने टाइम ऐसा था, विंटर चल रही थी. हाँ. असेंबली यूजुअली होते नहीं थे. अगर कुछ ऐसा अचीवमेंट अनाउंस हो रहा है या फिर कोई आ रहा है तो ऐसा होता था. तो उस दिन मैं लेट से गया असेंबली. जब मैं जैसे ही पहुंचा ना तो वहां पे नेशनल एंथम हो रहा था, उसके बाद खत्म हो रहे थे, सब जा रहे थे. देन उसके जब मेरे को देखे ना सब टीचर, तुम कहाँ थे करके. हाँ. मैं बोला भाई क्यों, क्या हो गया भाई, आज कहाँ थे मैं कंफ्यूज हो गया था. तो प्रिंसिपल आके बोलता है भाई तो जो छुपा रुस्तम निकला, मेरे को लगा था ऐसे खेला होगा करके तू एशियन खेल रहा था. अरे उसके फिर देन आई गेट टू नो पेपर में छपा था यार. बोले थे वो इतना अचानक से उनका चेंज आ गया. वो पूरा असेंबली में कृष्णा कहाँ है, कृष्णा के भाई मेरे को तो वही तो यूजुअली उतने टाइम असेंबली होते नहीं थे. हाँ. अचानक मैंने कुछ दिन असेंबली हुआ, मैं पहुंचा भाई, बोला आज असेंबली हो रहा है. उसे नेशनल एंथम अटेंड किया. उसके लेट वाली जो लाइन होती है वो अलग लगती थी. हाँ. उनके साथ निकल रहा हूँ, फिर मेरे को अलग से बुला रहे, सारी टीचर्स घेर लिए कि क्यों हो गया, क्या हो गया. हाँ. उसके बाद में फिर वहाँ पे कुछ बच्चों का इवेंट भी था उसी दिन. तो मेरी मम्मी थी घर पे, पापा आउट ऑफ टाउन थे. तो मेरी मम्मी को बुलाए और मेरे को अलग से एक प्राइज दिए, मेरा अनाउंस किया अलग से एक और बार असेंबली करा के. हाँ. तो फीलिंग क्या है उस टाइम कि ये मुझे बोलते थे वो सर कि तुम क्या कर लोगे, एंड आज वही मुझे प्राइज दे रहे हैं, तो वो फीलिंग क्या आई? वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से बताओ. हाँ. करके बताओ, बोल के नहीं. एक्शन दिखा देंगे क्या है. ठीक है. फिर मेरी मम्मी आई. हाँ. क्लासेस चल रही थी फिजिक्स की, और फिजिक्स हमारे कोई प्रिंसिपल ही लेते थे. हाँ. उसके बाद प्रिंसिपल बोले चलो कृष्णा चलते हैं. हाँ. मैं एकदम गर्व से उठा, ऐसा गया. चलो सर, तो भाई बचा लिए तुम लोग आज के फिजिक्स के ट्रॉमा से. ऐस करो करके. ठीक है. उसके बाद हम लोग गए और वो सर बहुत हार्डकोर फिजिक्स पढ़ाते थे. तुम्हारे उतना ज्यादा एंजॉय नहीं करते थे उसके क्लासेस. हाँ, नहीं करते. हाँ, तुम भी तो थे साथ में यार. हाँ. हॉरिबल. हाँ. तो फिर उसके बाद गए, मम्मी आई. उसके बाद बढ़िया एकदम बच्चे छोटे बच्चे लोगों का इवेंट चल रहा था कुछ 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड वालों का, दूसरे क्लासेस का. तो इवेंट वहां पे गए, बढ़िया मेरा अनाउंस वगैरह किया, खेलाओ करके. उसके मेरे को बोले तुम 2 शब्द कहो आके, बुके वुके दिए मम्मी को. उसके बाद प्रिंसिपल हुआ, उसके प्रिंसिपल वापस गए. उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस गए. और प्रिंसिपल ऑफिस नहीं, वहां पे ऑफिस पे गए. वहां पे बैठ कर चाय नाश्ता कर रहा हूँ, मिठाई खा रहा हूँ. मैं बोला यहाँ पे 2 दिन पहले तक के मेरा कोई हैसियत नहीं था. हाँ. बोले क्या कर लेगा खेल के, क्यों खेल रहा है, और हाँ क्या ही हो जाएगा करके. हाँ. और देन वही इंसान के हाथ में 2 दिन बाद ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है मेरे को. नाश्ता कर रहा हूँ उसके साथ बैठ के. तो ये एशियन पहुंचने से ज्यादा अच्छी फीलिंग थी ना ये वाली. हाँ. क्या उस इंसान को बोलोगे आप जो कोई भी स्पोर्ट्स में, नॉट जस्ट आर्म रेसलिंग, स्विमिंग या जिम, इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट में जंप करना चाहता है,
उस इंसान को क्या बोलोगे? कोई भी स्पोर्ट में जंप करना चाहता है, हाँ सबसे पहली बात वो स्पोर्ट के बारे में जानो हाँ कि स्पोर्ट का क्या बैकग्राउंड रहा है, कि उसमें कितना स्कोप रहा है, हाँ और तुम्हारी नीडो कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं स्पोर्ट। जैसे कि हमारे यहाँ ऐसा बहुत सारे स्पोर्ट है जो नहीं खेले जाते, हाँ नहीं खेल सकते हम लोग क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है। लाइक बेसबॉल, हाँ, वी डोंट हैव ग्राउंड इक्विपमेंट्स फॉर बेसबॉल। बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा ग्राउंड चाहिए हाँ। एंड अलग से पूरे उसके इक्विपमेंट्स चाहिए। हाँ। वो नहीं मिलते हैं, सही बात है। बेसबॉल नहीं खेल सकते, इवन टेनिस सब जगह नहीं रहते। हाँ टेनिस हर जगह नहीं है। हाँ, तो वही है, तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे रिक्वायरमेंट देखना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास अवेलेबल है कि नहीं। And सब देख लिया इंसान, हाँ। उससे अपना माइंडसेट बना लिया मुझे अब करना ही करना है। हाँ, तो उसको क्या चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए अपने लिए? क्या चीजें जो ध्यान रखनी चाहिए? हाँ। सबसे पहले कंसिस्टेंसी, उनको और कंसिस्टेंटली मैनेज करना है। हाँ। कुछ भी हो रहा है उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी चीज के लिए, भले वो हाँ। नींद छोड़नी पड़े, कुछ छोड़नी पड़े। हाँ, उनको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और हाँ। दूसरी चीज, अगर वो स्टूडेंट है तो ऐसा नहीं है कि स्कूल छोड़ के प्रैक्टिस जा रहे हैं कंसिस्टेंट रहना है करके, उनको वो मैनेज करके रहना पड़ेगा। स्कूल भी करना अगर तुम स्कूल जा रहे हो तो उनको पढ़ाई और ट्रेनिंग साथ में मैनेज करनी जरूरी है। पड़ेगी। हाँ। Okay, so the last line you would like to say to everyone, every sport person who is watching this video. ओके, बी कंसिस्टेंट अपने स्पोर्ट के खिलाफ। तुम जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतने तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे जो जरूरी चीज है, सच्चाई से रहो। सच्चाई माने अपने वर्कआउट से सच्चाई से रहो, अपने ट्रेनिंग से सच्चाई से रहो। कि ये नहीं कि आज ट्रेनिंग स्किप कर देंगे तो क्या हो जाएगा यार, थोड़े से डिस्कम्फर्ट के कारण। कंसिस्टेंट रहो और प्यार करो यार अपने गेम से। जितना ज्यादा प्यार करोगे उतना ज्यादा तो मजा आएगा। Thank you so much for watching this video till the end. So please do subscribe our channel because we will keep bringing this type of valuable content to you. Till then, keep recognizing why we are here.